हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी इन वीडियो को पूरी कवर कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो काशी महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए अयोध्या में, बी तक्षशिला में, सी वाराणसी में या कुशीनगर में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वह आपकी वाराणसी में स्थित थी। और कितने महाजनपद थे? अब टोटल जो महाजनपद थे, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और जिनमें से उत्तर प्रदेश में आपके 8 महाजनपद पाए गए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन में पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। तो भारत का जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ जाता है। और आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि चीनी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो चीनी का उत्पादन आपका जो होता है सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो व्यक्ति होते हैं वहाँ पर चकुंदर द्वारा भी चीनी बनाई जाती है। तो चीनी का उत्पादन पूछ लिया जाए तो चीनी पर आपको लगाना होगा चीनी उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। और जो गन्ना उत्पादन होता है वह आपका उत्तर प्रदेश में होता है। अगर बात करें कि पहला जो उत्तर प्रदेश में पहला शुगर मिल लगाया था तो वह कहाँ पर लगाया था? प्रतापपुर में आपका 1903 में। कब? 1903 में पहला शुगर मिल लगा था। कब? 1903 में उत्तर प्रदेश में जो पहला शुगर मिल आपका लगा था कहाँ पर? प्रतापपुर में लगा था। तो इस क्वेश्चन को भी आपसे यहाँ पर ध्यान रखना होगा। यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था शुगर मिल वाला। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित थी? तो अगर आपको भी इन 4 विकल्प दिए गए हैं पता हो तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि निम्नलिखित में से सबसे पहली कौन सी घटना घटी थी? ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो अगर आपको भी इनकी डेट का पता होगा तो आप बता सकते हो कि सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना घटी थी। तो मैं बात करूं खेड़ा सत्याग्रह की तो आपका खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और बात करूं सविनय अवज्ञा आंदोलन की तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 6 अगस्त कब हुआ था? 6 अगस्त 1930 को आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और बात करते हैं असहयोग आंदोलन की तो असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920 को आपका क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह आपका कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इनमें से सबसे पहली घटना कौन सी है? सबसे पहली घटना कौन सी घटी थी? तो सबसे पहली जो घटना घटी थी डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या चंपारण सत्याग्रह आपका सही जवाब हो जाएगा? जिन बच्चों ने भी चंपारण सत्याग्रह को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो एक बार इनकी मैं डेट फिर से याद दिवा दूं। खेड़ा सत्याग्रह आपका कब हुआ था? 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। और आपका जो चंपारण सत्याग्रह था वह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो आपको इन चारों डेटों का पता होना चाहिए। जब भी अगर आपको इनकी डेट या ध्यान होगी तो आप पता लगा सकते हो कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया या कब लगा था? ऑप्शन है 22 मार्च 2020 को, बी 23 मार्च 2021 को या 25 मार्च 2019 को या 20 मार्च 2022 को। तो आपसे पूछा गया है जनता कर्फ्यू, पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जनता कर्फ्यू जो पहली बार लगा गया था वह कब लगाया था? तो जनता कर्फ्यू नरेंद्र मोदी सरकार ने, किसने? पीएम मोदी, जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कब लगाया था? 22 मार्च 2020 को। 22 मार्च
22 मार्च 2020 का आपको दिन याद होगा जब 22 मार्च 2020 को आपका क्या लगा था, लॉकडाउन लगा गया था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू को हम किस में, लॉकडाउन के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू पूछा जा सकता है। तो जनता कर्फ्यू आपका 22 मार्च 2020 को लगा था और किस कारण लगा था, कोविड-19 के कारण लगा था। और किसने लगाया था, तो पीएम मोदी आपसे यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ऑप्शन है भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, संसद करता है, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ जाता है आपके लिए कि भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। क्या राष्ट्रपति आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। राष्ट्रपति जो है आपके क्या करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। अगर बात करें कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। और इनके राष्ट्रपति होने के लिए जो आयु है वह कितनी होनी निर्धारित की गई है, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और अगर बात करते हैं पॉलिटी की दृष्टि से कि राष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह राष्ट्रपति का जिक्र किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति का जिक्र दिया गया है। क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का जिक्र किस में है, तो राष्ट्रपति का जिक्र आपका आर्टिकल 52 यहाँ से निकल कर आ जाता है। किसका, राष्ट्रपति आपका निकल कर आ जाता है। और अगर हम बात करें कि द्रौपदी मुर्मू, तो आपको बताना होगा जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वे कौन से नंबर की हैं। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या उर्वरक से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है। ऑप्शन है ए श्वेत क्रांति, बी हरित क्रांति, सी नीली क्रांति या भूरी क्रांति। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था उर्वरकों से संबंधित। अधिकतर बच्चे इसमें विकल्प ए और विकल्प बी में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आप भी हुए हैं कि श्वेत लगाएं या भूरी। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा आपने क्या लगाया। तो जिन बच्चों ने भी भूरी क्रांति को लगाया है वह बिल्कुल सही लगाया है, श्वेत क्रांति आपकी गलत हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं कि भूरी क्रांति आपकी किससे संबंधित है, उर्वरकों से संबंधित है। और श्वेत क्रांति अगर आपसे कहीं पर विकल्प आ जाए कि अंडे से जो संबंधित है वह कौन सी है, श्वेत क्रांति संबंधित है। और नीली क्रांति किससे है, आपकी मत्स्य से आपकी नीली क्रांति संबंधित हो जाती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा हरित क्रांति किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का इस विकल्प की पर चर्चा मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसका जवाब अधिकतर बच्चों को पता ही होता है। तो मैं जानता हूं अगर आपको भी पता है तो इसका जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपको अनुसंधान संस्थान को एक बार जरूर ध्यान में रखकर जाना होगा। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी के लिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ जाता है एक अनुसंधान से। और यूपी पुलिस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है कहाँ पर स्थित है, मैसूर इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या डी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। और आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ में, बी मेरठ में, सी आगरा में या बनारस में। तो आपको बताना होगा कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, तो इसका जवाब को आपको पता ही होगा। तो आपको तो पता ही होगा, तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ताजमहल आपका कौन से नगर में स्थित है, तो आगरा इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर स्थित, अगर मैं बात करता हूँ ताजमहल के निर्माण के बारे में, तो ताजमहल का निर्माण कब किया गया था। ताजमहल का निर्माण आपका 1632 में किया गया था। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताजमहल का निर्माण कब किया गया। तो ताजमहल का निर्माण कब किया गया, 1632 में किया था। और किसने कराया था, तो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था, शाहजहां
शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। किसका? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। और शाहजहां के शासनकाल की बात करें तो शाहजहां का जो शासनकाल था वह आपका 1628 से लेकर 1600 कितने तक 58 तक था। और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। बार बार क्वेश्चन आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है, ये तो अधिकतर बच्चों को पता होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ताजमहल विश्व विरासत कब घोषित किया गया था। जो आपके विश्व विरासत स्थल हैं उनमें ताजमहल को कब शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया था? 1862 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1862 में ताजमहल को विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था। और बात करें ताजमहल के निर्माण की तो ताजमहल का निर्माण आपका 1632 में शेरशाह ने करवाया था। किसने कराया था? वो सॉरी, शेरशाह नहीं, शाहजहां ने कराया था। शेरशाह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, शाहजहां ने करवाया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन है ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी गौरव या न्याय। तो अधिकतर बच्चे जो होते हैं संविधान के आर्टिकल याद करके चले जाते हैं, संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल याद करके जाते हैं। भाई अब एग्जामिनर आर्टिकलों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान में कौन सा शब्द नहीं है। तो संविधान में गौरव शब्द का कहीं भी विवरण नहीं है। तो सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। संविधान में गौरव शब्द का कहीं भी विवरण नहीं दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए कि किस उत्तर मुगल शासक को रंगीला शाह की उपाधि से नवाजा गया, या रंगीला शाह की उपाधि किसको दी गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा। उत्तर प्रदेश मुगल शासन, जो मुगल शासक था रंगीला शाह की उपाधि किसको दी गई थी? तो किसको दी गई थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका मोहम्मद शाह इसमें सही जवाब हो जाता है। क्या? सी विकल्प मोहम्मद शाह आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मोहम्मद शाह के किसके शासनकाल के बारे में, तो मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था वह आपका 1719 से लेकर 1748 तक था। क्या? 1719 से लेकर 1748 तक था। मगर ये नहीं पूछा जा सकता आपसे क्वेश्चन, यहाँ से यही पूछा जा सकता है कि रंगीला शाह की उपाधि किसे दी गई थी। तो रंगीला शाह की जो उपाधि दी गई थी मोहम्मद शाह को दी गई थी। और इनकी समाधि की बात करें तो इनकी समाधि आपकी कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। इनकी समाधि कौन सी है? दिल्ली में स्थित है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनकर आता है कि मोहम्मद शाह कौन से वंश के शासक थे? तो मोहम्मद शाह जो थे वे आपके तैमूर वंश के, कौन से वंश के शासक थे? मोहम्मद शाह तैमूर वंश के शासक थे। तो ये है 3 4 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? ऑप्शन है ए 24 तिल्लियां, बी 28 तिल्लियां, सी 23 तिल्लियां या 25 तिल्लियां। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि तिरंगे झंडे में के जो चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियां होती हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनी तिल्लियां होती हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लार्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? जो आपका बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, वह किस वर्ष समाप्त हुआ था? ऑप्शन है 1914 में, 1913 में, 1911 में या 1910 में। तो बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ था? जल्दी से जल्दी बताइएगा, कब समाप्त हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो आपका समाप्त हुआ था कब हुआ था? 1911 इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बंगाल विभाजन आपका 1911 में समाप्त किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के संबंध में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? जो दिल्ली सल्तनत के संबंध में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए खिज्र खान, बी मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह या मुबारक शाह। तो कौन था? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? खिज्र खां इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। खिज्र खां इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। सैयद वंश के संस्थापक थे। अगर हम बात करें तो गुलाम वंश के, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक आपके कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक आपका सही जवाब हो जाएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और बात करें खिलजी वंश के संस्थापक, तो खिलजी वंश के आपके संस्थापक कौन हो जाएंगे? खिलजी वंश के संस्थापक आपके कौन हो जाते हैं? गयासुद्दीन खिलजी। क्या? गयासुद्दीन खिलजी आपके खिलजी वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे वे आपके कौन थे? बहलोल लोधी।
बहलोल लोधी आपके जोते हुए लोधी वंश के संस्थापक थे। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान में रखकर आना होगा, आपको इनका भी ध्यान में रखना होगा। आपसे सैयद की जगह खिलजी या गुलाम वंश के संस्थापक भी पूछे जा सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसका जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, बी कोलकाता में, सी भोपाल में या अहमदाबाद में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो इसमें कोलकाता आपका सही जवाब हो जाएगा। कोलकाता आपका मुंबई में कोलकाता भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण स्थित है। अगर हम बात करते हैं इंडिया गेट की, तो इंडिया गेट कहाँ पर है आपका? दिल्ली में। और गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट और गेट ऑफ इंडिया में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गेट ऑफ इंडिया जो है वह कहाँ पर है? मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ पर है आपका? इंडिया गेट आपका क्या हो जाएगा? इंडिया गेट आपका दिल्ली हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है हावड़ा ब्रिज। अधिकतर जो फिल्मों की शूटिंग होती है, चाहे साउथ की मूवी अधिकतर बनती होंगी, वहाँ पर बार बार जिक्र होता है हावड़ा ब्रिज का। तो हावड़ा ब्रिज आपका कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। और अहमदाबाद, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अहमदाबाद, तो अहमदाबाद को किसे भारत के मैनचेस्टर या भारत के मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? अहमदाबाद को जाना जाता है। किसे? भारत के मैनचेस्टर के नाम से भी अहमदाबाद को जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु से संबंधित बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया था? तो कौन से संविधान ऐसा संशोधन है जिसमें अधिकतर बच्चे जो करके जाते हैं, यहाँ पर आर्टिकल को याद कर जाते हैं कि बच्चों के शोषण के बच्चों से। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा। किसमें? कारखानों में उनसे काम नहीं किया जाएगा। तो वह कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल कौन से में है? तो आर्टिकल 24 यहाँ पर आ जाता है, शोषण से संबंधित। मगर यहाँ पर एग्जामिनर ये आर्टिकल नहीं पूछेगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से संविधान में इसे जोड़ा गया था? तो कौन से संविधान में जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? 86वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, लिंगराज मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में स्थित है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? मीरा के द्वारा, रामानंद के द्वारा, नानक के द्वारा या रामदास के द्वारा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है आपके लिए। प्रथम भक्ति आंदोलन का जो आयोजन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन आपका किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम भक्ति आंदोलन जो किया गया था वह आपका रामानंद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रामानंद। इसमें आपका विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल से संबंधित, मतलब नकदी फसल सम्मिलित नहीं है। जो नकदी फसल है इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है? ऑप्शन है कपास, जूट, गेहूं या गन्ना। तो नकदी फसल इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका गन्ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? सी विकल्प गन्ना आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, देख लो, एक क्वेश्चन सबसे शुरू में पूछा गया था महाजनपद से और एक पूछा गया है वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है? तो वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी आपकी? तो उसकी राजधानी कौशाम्बी। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। महाजनपदों से, कहाँ से? महाजनपद से आपको महाजनपद से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के लिए। अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपको 16 के 16 महाजनपद और उनकी राजधानी का पता होना चाहिए। और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हो तैयारी, तो उत्तर प्रदेश में आपसे 8 महाजनपद पूछे जा सकते हैं। वे भी कहाँ के? यूपी के महाजनपद पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा जिलाधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है तहसीलदार, बी कानूनगो, सी जिलाध्यक्ष या जिलाधिकारी या आयुक्त। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिला अध्यक्ष आपका क्या होता है? जिलाधिकारी आपका या जिलाध्यक्ष आपका क्या हो जाता है? इसमें सही जवाब हो जाएगा। और आयुक्त जो होता है वह पूरे मंडल का सर्वोच्च अधिकारी होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? भारत का जो प्राचीनतम विशाल उद्योग है वह कौन सा है? ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, बी जूट वस्त्र उद्योग, सी कागज वस्त्र उद्योग या हस्तशिल्प उद्योग। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिकतर बच्चे इनमें से कोई सा जवाब चुन लेते हैं, जो कि तीनों विकल्प आपके सही गलत होंगे और सूती वस्त्र उद्योग इसमें आपका सही जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है। तो विश्व मानव अधिकार दिवस जो बनाया जाता है वह आपका 10 दिसंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 10 दिसंबर को आपका विश्व मानव अधिकार दिवस बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मथुरा नगर किस शासन का स्तंभ लेख है। तो मथुरा नगर है वह किस शासन के स्तंभ लेख है। तो किस शासन का स्तंभ लेख है? तो अशोक के शासन का एक स्तंभ लेख है। तो सी विकल्प आपका भी इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये कि भारत में मतदाता की न्यूनतम उम्र क्या है, ये कितनी है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वोट देने के लिए उम्र का होना कितना होना उम्र का जरूरी है। 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।